हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र की, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। वो हैं वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने तरह का ये होता है हमारा परिसंचरण तंत्र, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, अवयव क्या हैं, इसके कौन कौन से घटक हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज, हार्ट दिल की, वेन्स शिराओं की, और आर्टरीज ये धमनियों की हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से फंक्शंस हैं हार्ट के, वेन्स के, शिराओं के या आर्टरीज के, धमनियों के। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है अब तक कि जो ब्लड सर्कुलेशन या बायोलॉजी से रिलेटेड और टर्मोलॉजी में दिक्कत आती है, शब्दावली में, वो आपको यहाँ नहीं आने वाली, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस को अंजाम देता है। कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये होता है बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। बॉडी टेम्परेचर हमारा ब्लड ही मेंटेन करता है पूरी बॉडी में, कहीं से भी आप बॉडी की रीडिंग ले लीजिए, टेम्परेचर एक ही आता है। इसके बाद ये हेल्प करता है हमें तमाम तरह के फूड मटेरियल्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और आयंस वगैरह को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये सप्लाई करता है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है, बेकार चीज़ें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या और तमाम तरह के वेस्ट हैं, उनको जैसे यूरिया है, उनको ये बॉडी सेल से कलेक्ट करता हुआ लाता है और डिस्पोज ऑफ करने में, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। किडनी में जाके फिल्टर हो जाता है, जहाँ पे तमाम तरह की गैसेज और तमाम तरह के यूरिया वगैरह जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर हो जाती हैं। इसके अलावा जो गैसियस इम्प्योरिटीज़ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा करके फिल्टर होती है हमारे लंग्स में। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड का हमारे पास, वो होता है आपका WBC या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, उनकी बदौलत ये इम्यूनिटी को मेंटेन करता है हमारी बॉडी की। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दो तरह का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे यहाँ होता है सारे एनिमल्स में जो पाया जाता है। एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या कहिए हायर एनिमल्स में पाया जाने वाला, जो अच्छे एनिमल्स हैं कहना चाहिए, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन एनिमल्स में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसलिए क्लोज होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो क्लोज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है। पाइप के तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे आपकी आर्टरी और जैसे आपकी वेन, तो इनमें होकर के ब्लड बहता है। और ये हायर एनिमल में होता है। हायर एनिमल्स में हमारे आते हैं सारे कॉर्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दूसरे एनिमल्स जो नॉन कॉर्डेटा कैटेगरी में आते हैं, उनमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनमें कोई पाइप टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती, जैसे वेन्स, शिराएँ या आपका आर्टरीज या धमनियाँ, ये सब नहीं होता। हार्ट भी वहाँ नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, लीच और अर्थवॉर्म जो कि एनालिडा के मेंबर हैं। एनालिडा नाम के फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं, जैसे लीच और अर्थवॉर्म की हमने अभी बात की थी, तो इन सब में ये सिस्टम नहीं होता, एक क्लोज सिस्टम होता है वहाँ पे, लोअर होने के बावजूद भी। हालांकि ये लोअर कैटेगरी का एनिमल है, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं भी है, तब भी इनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे। 1 इज़ आर्टरीज या जिन्हें धमनियाँ कहते हैं, सेकेंड इज़ वेन्स या शिराएँ जिनको हम कहते हैं, और थर्ड वन इज़ हार्ट या जिसको हम कहते हैं दिल या हृदय हिंदी में। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो ये प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त को बॉडी के तमाम हिस्सों में पहुंचाते हैं, शरीर के तमाम हिस्सों में पहुंचाते हैं, तमाम अंगों में पहुंचाती हैं। लेकिन वेन्स इसके जस्ट अपोजिट काम करती हैं, वो तमाम गंदे खून को कलेक्ट करके इम्प्योर ब्लड जिसको कहा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको कलेक्ट करके वापस लेकर आती हैं और हार्ट के पास, और हार्ट पंप करके उसको भेज देता है डर्टी ब्लड को लंग्स के पास फिल्टर होने के लिए, और लंग्स इसको वापस फिल्टर करके ऑक्सीजन डाल करके इसमें वापस कर देता है हार्ट को। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर हार्ट की। हार्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली देखिए 2 हिस्सों में हार्ट बटा होता है। एक होता है बायां हिस्सा, ये हमारा बायां हिस्सा है, क्योंकि आप पिक्चर में देख रहे हो, आपको लग रहा हो ये दायां है, लेकिन ये बायां हिस्सा है। हम कहते हैं क्योंकि आप सामने वाले के हार्ट को देख रहे होते हो, तो ये अपोजिट जाता है। और ये जो राइट साइड का हिस्सा है, इन दोनों हिस्सों में 2-2 हिस्से होते हैं। एक अपर पार्ट जो वॉल के थ्रू सेपरेट होता है,
और एक लोअर पार्ट, यहाँ पे भी वाल्व, यहाँ पे भी वाल्व। तो लेकिन इस हिस्से को हमने रेड रेड दिखाया है, लाल लाल, ये इसलिए दिखाया है क्योंकि इस हिस्से में शुद्ध रक्त होता है। लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और ये आता कहाँ से? ये पल्मोनरी वेन्स से आता है। अभी हमने बात की थी कि वेन्स डर्टी ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ऐसी शिराएँ हैं जो कि शुद्ध रक्त कैरी करती है। एक्सेप्शन है, नोटेबल पॉइंट है, इस पर सवाल आता है, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। एसएससी से लेकर के आपका आईएएस तक कहीं पे भी इस तरह का सवाल आ सकता है। इसके अलावा अगर पल्मोनरी आर्टरी की हम बात करें तो आर्टरी होने के बावजूद भी वो गंदा खून या जिसे कहना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके वेन्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी आर्टरी क्या ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हृदय जो है हमारा हार्ट वो दो हिस्सों में बटा होता है, दायां हिस्सा एंड बायां हिस्सा, बायां हिस्सा और ये दायां हिस्सा। फिर से ये दोनों हिस्से बढ़ जाते हैं दो हिस्सों में, अपर पार्ट लोअर पार्ट, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इस पार्ट को ऊपर वाले को, और इसको नीचे को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, आलिंद और ये निलय, ये भी आलिंद और ये भी निलय, ये बायां ये दायां, आलिंद और निलय की बात करें, ये निलय दायां, ये निलय बायां। तो ये थे हमारे कुछ हार्ट की स्ट्रक्चर। इसमें एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो सबसे बड़ी हमारी वेन होती है वो वेन हमारी कहलाती है सुपीरियर वेना कावा, ये 2 हिस्सों में बटी होती है आगे जा कर के। वन इज़ कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा, ऊपर वाली जो कहलाती है सुपीरियर वेना कावा, जो ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और हमारे हार्ट में चली जाती है। इन्फीरियर वेना कावा जो होती है दूसरी, वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और यहाँ पे आकर के मिल जाती है सुपीरियर वेना कावा से, और आगे जा कर के ये वेना कावा कहलाती है। सिर्फ ऐसे करके ये इस राइट हिस्से में एंट्री लेती है यहाँ पे, और राइट हिस्से में डर्टी ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या गंदा खून जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं वो सप्लाई कर देती है। अब क्या होता है कि जो प्योर ब्लड है वो हमें पता है कि आर्टरीज की बदौलत बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जाता है, सप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये देखिए रेड रेड कलर की हमने एक आर्टरी बनाई हुई है, इस आर्टरी को हम कहते हैं एओर्टा। ये एओर्टा आगे जा कर के इन आर्टरीज में बदल जाती है, बहुत सारी आर्टरीज में, और आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड की सप्लाई करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो ये थी हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि कैसे आर्टरी वेन में बदलती है और वेन आर्टरी में बदल जाती है। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो देखिए, ब्लड सर्कुलेशन कह रहे हैं इसको। ये है आपकी आर्टरी, आर्टरी में ब्लड आया, ये आर्टरियोल्स में बढ़ जाती है, आगे जाकर बहुत बारीक हो जाती है, और बारीक हो जाती है, कैपिलरीज कहलाती हैं ये। और कैपिलरीज डिफरेंट बॉडी सेल्स या बॉडी की जो कोशिकाएँ हैं हमारी उनसे होकर गुजरती हैं। कैपिलरीज से ही बॉडी सेल्स हमारी ऑक्सीजन चूस लेती हैं डिफ्यूज़न की बदौलत। एक प्रोसेस होती है साइंटिफिक प्रोसेस जिसे कहा था डिफ्यूज़न, तो उसकी बदौलत ये ऑक्सीजन सक कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वापस डिजोल्व कर लेती हैं, और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अशुद्धताएँ इसके अंदर डाल दी जाती हैं, और वहाँ से होते हुए ब्लड में ये कैपिलरीज बाद में वेन्यूल्स में बदल जाती हैं, और वेन्यूल्स आगे जा कर के वेन्स में बदल जाता है। वेन्स आपको पता है सबसे बड़ी वेन हो जाती है, वेन्स कलेक्ट होते होते आगे बढ़ती हैं तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में बदलती हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर के वेना कावा बना करके राइट हिस्से में हमारे हार्ट की एंट्री ले लेती हैं। तो इस ढंग से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। लेकिन इस बीच हार्ट क्या करता है, हार्ट आर्टरीज को ब्लड देता है, लेकिन उससे पहले वो उसे प्योर कराता है, और वो प्योर कराने के लिए पल्मोनरी आर्टरी को देता है गंदे ब्लड को। पल्मोनरी आर्टरी होने के बाद भी एक बार फिर से नोट कर लीजिए, आर्टरी होने के बाद भी ये ब्लड इम्प्योर ब्लड होता है और ये फेफड़ों के पास जाता है। उसके बाद पल्मोनरी वेन, जब ये शुद्ध हो जाता है तो उस पल्मोनरी वेन के थ्रू ये वापस हार्ट में आ जाता है। तो इस ढंग से ये हमारी प्रोसेस चलती रहती है। अब हम बात करते हैं, हमने बात की लार्जेस्ट आर्टरी की जिसे हम कहते हैं एओर्टा, ये है एओर्टा। या स्मॉलेस्ट आर्टरी जिसे हमने कहा आर्टरियोल, और आर्टरियोल ऐसे ही हम देखते हैं लार्जेस्ट वेन जो हमारी वेना कावा कहलाती है, और स्मॉलेस्ट वेन जो हमारी वेन्यूल कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर की बदौलत, जो इन्वेंट किया था, जिसका आविष्कार किया था स्टीफन हेल्स ने। और ब्लड प्रेशर को हम कह सकते हैं कि 2 इसकी रीडिंग्स आती हैं, वन इज़ 180 mmHg 120 पारे के बराबर, और दूसरी, और इसको हम कहते हैं 120 वाली रीडिंग को सिस्टोलिक रीडिंग, या ये होती है क्लोजिंग ऑफ हार्ट के टाइम पे। और दूसरी जो रीडिंग हम लेते हैं वो लेते हैं
80 mmHg, 80 mmHg पे 80 पारे के बराबर होती है ये, और डायस्टोलिक कहलाती है। ये होती है ओपनिंग ऑफ हार्ट के टाइम पे रिकॉर्ड होती है ये। आगे चलते हैं। अब हम बात करें हार्ट चैम्बर्स की, आगे जाकर बात करते हैं। देखिए हार्ट चैम्बर्स की अब हमने जो पहले बात की थी तो हमने देखा था कि 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में होते हैं। अब हम अपने हार्ट को दूसरों के हार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, कुछ दूसरे एनिमल्स के साथ। इनमें आप देखिए कि फिशेज में भी 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल कहलाता है, एक आलिंद और एक निलय। ऐसे ही एम्फीबियंस जो एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन और पानी दोनों में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका फ्रॉग। तो फ्रॉग में 3 चैम्बर लेकिन होते हैं, एक होता है उसका वेंट्रिकल और 2 होते हैं ऑरिकल। ऐसे रेप्टाइल्स की बात करें, जो रेप्टाइल्स होते हैं रेंग के चलने वाले, उनमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे आपका स्नेक हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, ये सब रेप्टाइल्स के मेंबर हैं। और रेप्टाइल्स रेंग के चलते हैं, ज़मीन पे भी और पानी में भी रहते हैं कई बार। तो रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल पॉइंट नोट करिए यहाँ पे कि अगर एक क्रोकोडाइल जो होता है वो भी रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी वो 4 चैम्बर रखता है अपने हेड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एवीज, जो पक्षी वर्ग है, उसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, यानी कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऐसे ही मैमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, मैमल्स सबसे हायर एनिमल कहलाते हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस एनिमल्स कहलाते हैं। इनके हार्ट में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल्स। ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो हम बात करें अगर हम आर्टरीज की शिराओं की, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है। इनका जो इंटरनल ल्यूमेन जो होता है डायमीटर, या जिसको हम कहते हैं जो इंटरनल व्यास होता है, वो काफ़ी कम होता है। तो इसमें ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, जबकि आर्टरीज वेंस में ऐसा नहीं होता। वेंस की जो थिकनेस होती है काफ़ी कम होती है, जो इंटरनल डायमीटर अंदर का जो व्यास होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्लड जो आर्टरीज में है काफ़ी तेज़ी से बहता है, इसके अलावा वेंस में काफ़ी स्लो बहता है। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, इसलिए ब्लड लगातार बहता है, लेकिन वेंस में वॉल्व्स होते हैं और ये काफ़ी रुक रुक करके बहता है, इसमें लगातार ब्लड नहीं बहता। अब हम बात करते हैं कुछ ये पल्स रेट से रिलेटेड। पल्स रेट जो होती है वो डिफाइन करती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। किसी भी एनिमल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, मेटाबॉलिक में क्या होता है, मेटाबॉलिक में आपका खाने का हजम होना वगैरह वगैरह आता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कितनी तेज़ी से करता है उस पर डिपेंड करती है हमारी पल्स रेट। अगर हम बहुत एक्टिव हैं तो हमारा पल्स रेट बहुत ज़्यादा होगा, अगर हम बहुत कम एक्टिव हैं या लेज़ी हैं कह लीजिए, तो हमारा पल्स रेट काफ़ी गिर जाता है। तो हम कुछ एनिमल्स के साथ अपने पल्स रेट को कंपेयर करते हैं, ह्यूमन बीइंग के पल्स रेट को। अगर हम माइस के साथ कंपेयर करें तो माइस का जो पल्स रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ अराउंड समवेयर 300 और मोर, 300 से ज़्यादा। इसलिए माइस जो होते हैं, चूहे, वो हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन ये ज़्यादा एक्टिव होना उनके लिए नुकसान देता है, उनका लाइफ स्पैन जो जीवन काल है वो कम हो जाता है, 1 से 2 साल से। ह्यूमन बीइंग में पल्स रेट काफ़ी कम होता है, कंपेरेटिवली 72 के आसपास होता है, और उनका लाइफ स्पैन चूहों के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे ही टॉर्टोइस, जिसका लाइफ स्पैन सिर्फ 4 से ज़्यादा होता है, 4 से 5 होता है, उनकी जो लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। एलिफेंट जो कंपेरेटिवली थोड़े से एक्टिव होते हैं टॉर्टोइस को मुकाबले, 6 से 7 उनका पल्स रेट होता है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है आदमी के मुकाबले, लेकिन टॉर्टोइस के मुकाबले काफ़ी कम होती है, 100 to 150। अब हम बात करते हैं पल्स रेट वेरिएशन इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में कैसे पल्स रेट वेरी करता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय बच्चे के अंदर पल्स रेट होता है लगभग 100 से भी ज़्यादा। जब वो थोड़ा ग्रो कर जाता है तो उसके अंदर ये 100 से कम हो जाता है। जब एडल्ट हो जाता है तो और कम होकर के 72 के आसपास सेटल हो जाता है। लेकिन अगर कोई एथलीट है तो उस केस में ये काफ़ी कम होता है। एथलीट से मतलब हमारा पहलवान या दूसरे कसरत करने वाले लोग हैं, तो उनके अंदर काफ़ी कम होता है। रीज़न ये होता है कि उनके अंदर जब लगातार वो कसरत करते रहते हैं तो उनके फेफड़ों की उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे वो ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और ऑक्सीजन जब वो ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन वो एक बार में ही ब्लड के अंदर डाल पाते हैं। तो जब ब्लड के अंदर ज़्यादा ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है तो फिर ब्लड को ज़्यादा बार सर्कुलेट होने की ज़रूरत नहीं होती, तो अल्टीमेटली उसका पल्स रेट गिर जाता है, और ये एज ए रिज़ल्ट आगे जा कर के उनकी उम्र को काफ़ी बढ़ा देता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पल्स रेट। तो मेज़र कैसे करते हैं, कैसे नापते हैं हम इसको हम ईसीजी की बदौलत नापते हैं। ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है हमारा, उसकी बदौलत हम पल्स रेट नापते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस में 2014 में भी आया था, मेजरमेंट ऑफ ब्रेन फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब हम कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दिया है ब्लड सर्कुलेशन के। उनमें एक आते हैं विलियम हॉर्वे, जिन्होंने मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिया था। इसके अलावा लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। इसके अलावा लैंडस्टीनर ने वीनर के साथ मिलकर के RH फैक्टर, जो एक तरह की प्रोटीन होती है, कई बार हमारे अंदर, कई बार नहीं होती, जिन लोगों के अंदर होती है वो RH पॉजिटिव कहलाते हैं, अगर नहीं होती तो RH नेगेटिव कहलाते हैं। इसके बारे में डिटेल हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे अपने RH फैक्टर के बारे में। लेकिन इसको का जो क्रेडिट जाता है इसकी खोज का, वो जाता है लैंडस्टीनर और वीनर को मिला करके। इसके अलावा जार्विक नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जो आर्टिफिशियल हार्ट बना चुके हैं, जिसका नाम था जार्विक 7। ये 2008 में सिविल सर्विसेज IAS की परीक्षा में आया हुआ सवाल है जार्विक के ऊपर। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे इसी तरह के दूसरे चैप्टर के साथ जल्दी ही। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।